अगला चैप्टर है तरल दाब है। तरल दाब मतलब ये कि लिक्विड फॉर्म में जो कुछ भी है वो दाब किस तरह से लगाता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है कि नहीं। तो यहां से ध्यान दो कि तरल दाब में दो तरह की अवस्थाएं आती हैं। द्रव के रूप में दो तरह से आपको अध्ययन करना होता है। एक होता है द्रव स्थैतिकी, है ना, एक द्रव स्थैतिकी होता है, एक द्रव गतिकी होता है। ठीक है, एक द्रव स्थैतिकी और द्रव गतिकी। तो द्रव स्थैतिकी यानी द्रव जब साम्यावस्था में होता है, जब विरामावस्था में होता है तो वह किस तरह से दाब लगाता है, और द्रव गतिकी यानी कि द्रव जब गति अवस्था में होता है तो किस तरह से दाब लगाता है ना। इस बारे में हमको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है, तरल दाब के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक बीकर है, एक टब है, एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यह पानी साम्यावस्था में है, एकदम विरामावस्था में है। तो जब पानी विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में जब है तो उसके अंदर अगर कोई पिंड रख दिया जाए, ठीक है, तो उस पिंड पर उस द्रव द्वारा किस तरह से दाब लगाया जाता है, यहाँ पर हमको थोड़ा जानने की जरूरत है ना। तो अभी समझिए कि यहाँ पर आप जानिए कि अगर विरामावस्था में अगर कोई द्रव है तो उस पिंड को अगर इसमें रख दिया जाए तो उस पिंड पर द्रव द्वारा जो दाब लगता है, जो बल लगता है, एकदम लंबवत लगता है। ठीक है, उसके हर प्रत्येक बिंदु पर दाब जो लगता है वो क्या लगता है, लंबवत। मतलब इधर से ये दाब किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर से दाब किधर लगेगा, इधर, इधर से दाब किधर लगेगा, इधर, और इधर से दाब किधर लगेगा, इधर लगेगा। बात समझ में आई, एकदम क्या लगता है, लंबवत लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अभी आप समझिए। कह रहा है कि द्रव क्या है, साम्यावस्था में है। सपोज करो, मान लो कि यह बल लंबवत नहीं लग रहा था। अब मानेंगे ही ना, मान के हम चलेंगे या फिर उसको गलत साबित करेंगे कि हम जो माने थे वो गलत था। तो हमने क्या मान लिया, हमने माना कि चलो बल लंबवत न लग रहा था, बल की दिशा किधर थी, इधर थी, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, है ना, क्षैतिज की अवस्था से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था। तो भाई ये इधर की तरफ क्षैतिज था, तो क्षैतिज से थीटा डिग्री बनाते हुए वो कौन बल लग रहा था, यफ लग रहा था। ठीक है, तो ये यफ बल लग रहा था। तो तुमको बताया गया था कि बल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक ये हुआ, ये क्षैतिज घटक हुआ। तो क्षैतिज घटक यानी कि एफ कास थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि एफ साइन थीटा। ठीक है, बात क्लियर है। तो एफ कास थीटा और एफ साइन थीटा, ध्यान देना, कहा गया है कि द्रव जो है साम्यावस्था में है। ध्यान से सुनो कि द्रव साम्यावस्था में, साम्यावस्था में अगर है द्रव, अब बल इधर की तरफ लग गया तो इसका मतलब है कि द्रव साम्यावस्था में नहीं होना चाहिए था। सोचो ना, द्रव क्या है, द्रव एकदम विरामावस्था में, द्रव हिल भी नहीं रहा है, और तुम इधर की तरफ बल लगाओगे द्रव पर, तो इसका मतलब कि द्रव को उधर की तरफ क्या करनी चाहिए, गति करनी चाहिए। ये एफ कास थीटा द्रव पर उधर की तरफ बल लगा है ना, तो इस द्रव को उधर की तरफ क्या करना चाहिए, गति करना चाहिए, करना चाहिए ना। लेकिन कह रहा है कि द्रव क्या है, साम्यावस्था में है, इसका मतलब एफ कास थीटा का मान क्या होगा, 0, क्योंकि द्रव क्या है, द्रव साम्यावस्था में है। इसका मतलब कि इधर पर लगाया गया बल क्या है, 0 है। तो 0 है, तो जितना सारा बल है वो केवल क्या है, एफ साइन थीटा, यानी एफ साइन थीटा ही एफ के क्या है, बराबर है। इसी एफ को तुम दो भागों में बांटे हो ना, इस एफ को तुम मान लो कि दो भागों में बांट दिए, एक था तुम्हारा एफ साइन थीटा, एक था एफ कास थीटा। और जब कह रहा है कि एफ कास थीटा क्या है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा बल कौन है, एफ साइन थीटा। और एफ साइन थीटा ही तो लगाया गया लंबवत बल था। बल था कि नहीं था, बोलो, बात क्लियर है कि नहीं। ते एक तो गाना है कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, तो यहाँ मारना नहीं है ना, नहीं तो कंकर मारोगे तो विरामावस्था से किस में हो जाएगा, गति में। यहाँ विरामावस्था में रहना चाहिए, क्योंकि विराम का ही हम अध्ययन करेंगे। तो ये लेके कंकरवा ऐसे सब मारते हैं, ऐसे एकदम क्षैतिज में, है ना, तो उसी को तो हम एफ कास थीटा कह रहे हैं ना। अगर ऐसे हम मारे
तो उस द्रव की दिशा किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी, क्षैतिज में। तो कह रहा है कि द्रव यदि साम्यावस्था में है तो उसकी दिशा उधर हो ही नहीं सकती। अगर उधर दिशा है तो इसका मतलब द्रव साम्यावस्था में नहीं है। लेकिन पहला ही कंडीशन हम लगा दिए हैं कि हम अध्ययन क्या कर रहे हैं? द्रव के साम्यावस्था का। इसका मतलब एफ कास थीटा का मान क्या है? 0 है। और जब एफ कास थीटा का मान 0 है तो क्षैतिज में कोई बल नहीं है, सारा का सारा बल किधर है? ऊर्ध्वाधर है। तो एक बात समझ में आ गया तुमको कि जितना बल अगर कोई द्रव है वह साम्यावस्था में है, अगर उसमें किसी पिंड को रखा जाए तो उस पर लगने वाले सारे बल जो है ना, उस पर कैसे लगेंगे? लंबवत लगेंगे। एकदम उसके पृष्ठ के क्या लगेंगे? लंबवत। जिस तरह से उसका पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के लंबवत बल लगेगा। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। बस छोटा सा बात है कि द्रव यदि साम्यावस्था में है, अगर इस किसी गुटके या पिंड को उसमें डुबाया जाए तो उस पर लगने वाला बल जो है, द्रव द्वारा लगने वाला दाब जो है, उस पिंड के पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। बात क्लियर है? और लंबवत लगने वाले बल को ही हम कहते हैं दाब। क्या कहते हैं? दाब। लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है वो भी क्या? लंबवत। तो उसको हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यानी बल बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी F बटे A। तो A का मान 1 मीटर स्क्वायर अगर तुम रखते हो तो P का मान कितना मिलेगा? F। इसी को हम परिभाषा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ना, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बात समझ में आई? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब सोचिए कि यहाँ से समझिए कि P बराबर कितना निकला है? F बटे A। P बराबर कितना निकला है? F बटे A। सरकार द्वारा एक नियम लगाया गया है। नियम क्या है कि ट्रैक्टर की टाली में अगर एक पहिया बैठा गया तो चालान लग जाएगा। ट्रैक्टर वाली टाली में अगर एक पहिया वाली टाली होगी तो पुलिस वाले पकड़ के उसको क्या करेंगे? चालान कर देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए कि यहाँ कह रहा है कि क्षेत्रफल यदि कम हो, बटे में है ना, तो क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। और क्षेत्रफल ज्यादा हो तो दाब कम लगेगा। तो रोड खराब ना हो जाए, क्योंकि नेता भी वही, सरकार भी वही, सब कुछ वही, तो उतना बढ़िया तो रोड बनेगा नहीं। तो टालियों को सुधार लिया जाए। तो ऐसा करो भैया कि हम रोड बढ़िया नहीं बनाएंगे, अपना टाली तुम चौड़ा कर लो, है ना, भले कुछ दिन चले, है कि नहीं। तो टाली में 2 पहिया का टायर लगा दिया जाता है कि दाब थोड़ा कम हो जाए, जिससे रोड खराब न हो। नहीं तो अगर एक पहिया का टाली लगाया जाता तो उसका क्षेत्रफल कम होता है। एक पहिया का टाली लगाइए तो क्षेत्रफल कम हुआ, तो क्षेत्रफल कम होने के कारण उस टाली का दाब रोड पर क्या होगा? अधिक होगा। तो खड़े उखड़ेगा सब, है कि नहीं। तो 2 पहिया का टाली लगाया जाता है तो उसका दाब अधिक हो जाता है, जिससे उस पर लगने वाला क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, तो लगने वाला दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसका एक और उदाहरण तुम जानते होगे, देखे होगे सर्कस में लोग जो है कि ये सीने पर रख लेते हैं, है ना, पटरा, एक लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा सीने पर रख के हाथी को चढ़वा देते हैं। होता है, देखे हो कि नहीं? एक आदमी होता है ना, सो जाता है, अब पटरा रख लेता है, हाथी को इस पर चढ़ा लेता है। तो उसके बस का बात था कि हाथी को संभाल लेगा, तो संभालता कौन है? क्योंकि क्षेत्रफल इस पटरे का बहुत ज्यादा होता है, जिससे हाथी का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसको उतना ऐसा ही कहे कि भैया ये पटरा हटा दीजिए, तनी रखवा लीजिए, तब तो वो हो जाएगा, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद मिलेंगे भैया वही जहां। बात समझ में आई? तो चांद के पार चलो, चांद के पार मिलेंगे, है कि नहीं। तो यही किया जाता है कि उसके दाब को कम करने के लिए क्षेत्रफल का मान क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि P बराबर होता है F बटे A। क्षेत्रफल अधिक तो दाब कम, और क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक। क्लियर है? एक सुई, कटिया, इन सब का भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, है कि नहीं। सुई का नोक बहुत ज्यादा है, बहुत पतला है, क्षेत्रफल उसका बहुत कम है, तो उसको कहीं कुछ दीजिए, कुछ आ जाएगा, है कि नहीं? है? लेकिन अब जैसे जैसे उसकी मोटाई अधिक करते जाओगे तो थोड़ा पहुंचने में परेशानी होगा। ट्रेन में पहली बात कि ट्रेन जो चलता है वो जमीन पर नहीं चलता है, वो पटरी पर चलता है। उसी पटरी का दाब कम करने के लिए उसमें जो है पटरियों के नीचे क्या लगाया गया है? क्या लगाया गया है? करी। नीचे करी लगाई गई है ना। पहले लकड़ी की करी लगती थी, है ना, सेखुआ की लकड़ी का, है ना, अब सीमेंट का लगता है। तो वही करी लगाया जाता है उस दाब को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। अब सोचो कि यहाँ से यहाँ तक की पटरी है, इसके बीच में बहुत सारी करियां लगी हुई हैं, तो दाब जैसे जैसे करियों को बढ़ाओगे तो दाब, क्षेत्रफल इसका बढ़ रहा है। एक करी लगाए, क्षेत्रफल कम है, 2 करी लगाए, क्षेत्रफल बढ़ गया, 3 करी लगाए और क्षेत्रफल बढ़ गया। तो इतना नजदीक पर करियां लगी रहती हैं, सोचो, है ना। उतना ट्रेन का भार है, वो नहीं लगेगा तो धस न जाएगा। इसको थोड़ा सा जानना था। और दाब का एक और मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, दाब का एक और मात्रक होता है, उसका मात्रक का नाम क्या है? पास्कल। ठीक है, पास्कल क्यों नाम पड़ा है?
क्योंकि पास्कल एक वैज्ञानिक थे जो तरल दाब पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किए थे। ठीक है, कि मतलब लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें होती हैं वह किस तरह से दाब लगाती हैं, इस बात पर उन्होंने अधिक अध्ययन किया था, इसलिए उनका नाम पे क्या बन गया, मात्रक, कि पास्कल एक दाब का क्या होगा, मात्रक होगा। अब ध्यान देना, चलो इधर देखो, ध्यान दो। अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है कि लिक्विड जो होता है वो किस तरह से किसी वस्तु पर दाब लगाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पूछें कि लिक्विड में, चाहे पानी में ही, अगर भीतर गहराई में आप जाइए तो क्या आप पर दाब लगेगा, और जितनी गहराई में जाओगे उतना अधिक दाब लगेगा। तो हम कहें कि मान लो कि एक इतना बड़ा क्षेत्रफल है किसी बाल्टी का, अब 1-8 किलोमीटर लंबा है, मान सकते हैं ना, मान लिए ना, 1-8 किलोमीटर लंबा है, अब पानी एकदम ऊपर ले भरा है और तुमको आधा किलोमीटर हम डुबा दिए। अब फिर उसके बाद ध्यान देना, मान लो ये दोनों लंबाई सेम है, ये रहा, ठीक है, और दोनों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, दोनों में सेम लंबाई पर पानी भरा हुआ है ना। दोनों की लंबाई मान लीजिए कि 50 मीटर है, 50 मीटर तक दोनों में क्या किया गया है, पानी भरा गया है, ठीक है। अब 20 मीटर पर इसमें तुमको खड़ा कर दिए, है ना, 20 मीटर पर। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर इसमें तुमको 20 मीटर पर खड़ा करें और फिर उसके बाद इसमें 20 मीटर पर खड़ा करें तो क्या पता चलेगा किसमें दाब अधिक लगेगा, है? किसमें दाब अधिक लगेगा, तुम्हारे ऊपर किसमें दाब अधिक लगेगा, है? तो अभी तुमको लग रहा होगा कि इसमें पानी अधिक है, तो हम अगर 20 मीटर आ जाएंगे तो हमारे ऊपर दाब क्या होगा, अधिक लगेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इन दोनों में दाब क्या होगा, सेम लगेगा एकदम। अब यही चीज जानना है कि आखिर दाब कैसे लगता है, तरल पदार्थ कोई दाब कैसे लगाता है, इसी चीज को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइए, चलो देखो, मान लीजिए एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, दो पृष्ठों की हम कल्पना करते हैं, कल्पना करके एक बेलन बनाते हैं। मान लीजिए एक बिंदु ये C है और एक बिंदु यहाँ पर D है, बस खाली कल्पना कर रहे हैं, है ना। एक क्षेत्रफल A का एक हम बेलन बनाए, इसमें क्षेत्रफल A का क्या बना दिए, बेलन, जिसकी ऊंचाई क्या है, h है, जिसकी लंबाई क्या है, h है। इसका क्षेत्रफल हम कितना मान लिए, A, क्लियर। उसका क्षेत्रफल कितना मान लिया गया, A मान लिया गया। ध्यान देना, ये तुम्हारा D है, ये क्या है, C बिंदु है, कोई दिक्कत, ध्यान देना, ठीक है। तो इधर की तरफ इस पर बल लगेगा, इधर की तरफ इस पर बल लगेगा ना। तो सपोज करते हैं कि इस बिंदु पर लगने वाला दाब P1 है, इस बिंदु पर लगने वाला दाब क्या है, P1 मान लिए। C बिंदु पर लगने वाले दाब को हम क्या मान लिए, P1, और D बिंदु पर लगने वाले दाब को हम क्या मान लिए, P2, क्लियर बात। एक बस कल्पना किए हैं कि ये जल से भरा हुआ एक टब था, उस टब में बस कल्पना कर लिए कि यहाँ पर एक बिंदु C है, यहाँ पर एक बिंदु D है, और एक क्षेत्रफल का एक हम बेलन मान लिए। खाली इतने बेलन के भीतर हम दाब की गणना करेंगे कि दाब, यहाँ पर दाब मान लो P1 है इस बिंदु पर, यहाँ मान लो दाब कितना है, P2 है, क्लियर है। तो P2 में से अगर P1 घटा दें तो इसके बीच का दाब पता चल जाएगा, पता चलेगा कि नहीं, कि इस बेलन के बीच में कितना दाब था। अगर P2 में से P1 घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है, फर्क पड़ता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर इतने का बीच का बेलन तुम माने हो तो उसका एक गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लगेगा, तो जो उसके गुरुत्व केंद्र पर लगता है ना। और गुरुत्व केंद्र कितना होता है, mg, उसका नीचे की तरफ उसका गुरुत्व केंद्र वाला भी बल तो लगेगा, और उसको हम क्या माने हैं, m × g, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल, इस वाले गोले का क्षेत्रफल कितना माना गया है, a माना गया है, इसका भी क्षेत्रफल कितना माना गया है, a माना गया है, दोनों का सेम क्षेत्रफल है। तो अभी बताओ F बराबर कितना होता है, P बराबर कितना होता है, F/A, क्लियर। तो इस वाले क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की हम बात करें तो F1 बराबर कितना होगा, यहाँ से F बराबर कितना मिलेगा, F बराबर बोलो, F बराबर P × A मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
है ना। तो इस वाले क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वो कितना होगा, P1 इंटू ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दाब यहां पर कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो इस वाले फार्मूले से इस वाले, केवल इस वाले सतह पर लगने वाला बल कितना होगा, P1 इंटू, और इस वाले सतह पर लगने वाला बल कितना होगा, P2 इंटू ए। क्लियर है कि नहीं। तो हम लिखें कि C क्षेत्रफल पर, C पृष्ठ पर लगने वाला बल कितना, F1 बराबर P1 इंटू ए, और D पृष्ठ पर लगने वाला बल F2 बराबर P2 इंटू ए। कोई दिक्कत। और गुरुत्व बल कितना है भाई, उस बेलन का गुरुत्व बल कितना है, mg। मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान यम रहा होगा, ठीक है। तो गुरुत्व बल कितना है, यम इंटू जी। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब सपोज करिए कि माना द्रव का घनत्व रो है, ठीक है। माना द्रव का घनत्व रो है। ये बताओ कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर कितना होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है क्या, ठीक है। तो यम बराबर आयतन का मान हम भी, अब आयतन को बता दो क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो आयतन को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई गुणे घनत्व। तो यम बराबर, क्षेत्रफल को तुम क्या माने हो, लंबाई को क्या माने हो, यच, घनत्व कितना है ए, लंबाई को क्या माने हो यच, घनत्व कितना है रो। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये यम का मान निकल गया क्या। तो अब हम पूछें कि गुरुत्व बल बताओ, तो गुरुत्व बल बराबर कितना होगा, गुरुत्व बल बराबर mg बराबर यम का मान रखोगे तो ए एच रो इंटू जी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस वाले पृष्ठ पर बल किधर की ओर, नीचे की ओर, इस वाले पृष्ठ पर बल किधर की ओर, ऊपर की ओर, और इसका, इस बेलन का गुरुत्व बल किधर की ओर, क्योंकि वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो इसमें दो बल एक साइड में है और तीसरा बल दूसरे साइड में है। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह विरामावस्था में है। विरामावस्था में होने का मतलब ये है कि सब के सब बल संतुलित अवस्था में है। अब तुम सोचो ना कि हम यहाँ खड़े हों, अगर हमको चार लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं और कोई एक लोग आगे से धक्का दे रहा है और फिर भी हम एक के जगह खड़े हैं, इसका क्या मतलब है कि उस एक लड़के का बल जो है उस चारों के क्या है, बराबर है, क्योंकि हम संतुलित अवस्था में हैं। तो ये पूरा का पूरा पानी जो है संतुलित अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। तो इस पर 4 बल लग रहा है, 5 बल लग रहा है, चाहे 20 बल लग रहा है, सब के सब क्या होंगे, संतुलन में होंगे। इसका मतलब कि ये इधर की बल लग रहा है, ये भी इधर का बल लग रहा है, ये ऊपर की ओर बल लग रहा है, 2 बल नीचे की ओर है, 1 बल। इसका मतलब है कि दोनों बलों के योग के बराबर ये क्या है, तीसरा बल है। जाहिर सी बात है, क्योंकि बताओ ना, अगर एक भी इसमें से अधिक कम होता तो पानी हिलने लगता। सोचिए, क्यों ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह क्या है, विरामावस्था में है कि नहीं। तो संतुलन की अवस्था में लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, बोलो क्या लिखेंगे, P1 इंटू ए, P1 इंटू ए, और mg भी इधर की हो रही है तो प्लस mg बराबर क्या लिखेंगे, P2 इंटू ए। कोई दिक्कत। तो इधर बुलाओ जरा, उसको भेजो उधर। तो P2 इंटू ए, इसको इधर भेजो, माइनस P1 इंटू ए बराबर यम इंटू जी। यम का मान, m इंटू जी का मान तुम निकाले हो, कितना निकाले हो, ए एच रो जी। तो ए से 1 कट गया, बोलो कितना मिला। तो P2 माइनस P1 बराबर एच रो जी। हाँ कामन ले लो, कामन लेकिन कटा रहे हैं, कोई सही कटा दिए। तो P2 माइनस P1 बराबर एच रो जी। इसका मतलब है कि इस बेलन के भीतर कितना दाब है, P2 माइनस P1। अब उसको हम बराबर क्या लिख दें, तो P बराबर कितना मिला, एच रो जी। P बराबर कितना मिल गया, एच रो जी। अब यहां से ध्यान देना, अब यहां से कुछ सोचना है तुमको, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, क्लियर हुआ है ना एकदम, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां से सोचना है, सोचिए
इस बेलन को एकदम पृष्ठ पर मान लेते हैं, यहां पर अगर ये होता तो बताओ इस पर दाब लगता है इस वाले पृष्ठ पर? क्योंकि उसके ऊपर तो पानी है ही नहीं है। सोचो, अगर इस बेलन को हम एकदम सतह पर मान लेते हैं, यहां पर ये सतह यहां पर है ना, इस बेलन का पहला पृष्ठ इसके यहां पर मान लिया जाए इस वाले सतह पर, तो बताओ इस पर लगने वाला ऊपर से कुछ दाब रहेगा क्या? पानी का कोनो दाब रहेगा? तो उस समय P1 का मान क्या होगा? शून्य होगा ना। तो जब सी पृष्ठ द्रव के ऊपरी सतह पर है तब P1 का मान क्या लिखेंगे भाई? तो P2 माइनस P1, यानी सिंपल हमारा बल क्या मिला? P2, और सारा का सारा दाब वही है। तो P2 बराबर कितना मिलेगा? H रो जी। अब यहां से तुम समझ रहे हो, P2 लिखो चाहे P लिखो, इसका मतलब कि सतह से, एकदम सतह से अब ये नापा गया है ना, सतह से नाप रहे हो ना, तो सतह से जितनी गहराई पर जाओगे वो गहराई और ये द्रव का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल मिलके ही तुम्हारे ऊपर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे, है ना। तो अब यहां पर इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखो, P बराबर है H रो जी। इसमें कहीं कुछ क्षेत्रफल है, इसमें कहीं कोई द्रव्यमान है, इसमें कहीं कुछ पानी का आयतन है, क्या है? नहीं है ना। तो पानी का द्रव्यमान से कोनो मतलब नहीं है कि पानी कितना है ना। दूसरा, जी सब में सेम होगा। तो मतलब दो बातें पता चली, एक ये कि द्रव दाब जो है वह द्रव की गहराई पर डिपेंड करता है। देखो कि कितना गहरा तुम जा रहे हो। दूसरा, द्रव के घनत्व पर डिपेंड करता है कि द्रव का घनत्व कितना है। बात समझ में आई? तीसरा, द्रव के इसके गुरुत्व त्वरण तो सब में सेम है कि नहीं? क्लियर हुआ बात? ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि मान लो कि एक ये बीकर है, एक ये बीकर है ना, और दोनों की गहराई सेम है। इस तली में कोई चीज ला के हम रख दें, दोनों की गहराई सेम है और दोनों में समान द्रव डाला गया है, तो इसका मतलब घनत्व तो दोनों में सेम है, दोनों की गहराई भी सेम है। तो इस पर लगने वाला भी दाब कितना होगा और इस पर लगने वाला भी दाब कितना होगा? तो भाई दाब अंतर पड़ रहा है क्या? दाब तो सेम है ना, दाब सेम है। इसका मतलब है कि पानी कितना है, चाहे आप समुद्र में डूबिए, चाहे नदी में डूबिए, चाहे बाल्टी में डूब जाइए, चाहे चुल्लू भर, क्या समझे? है ना। अगर गहराई सेम है तो आप पर लगने वाला दाब सेम होगा, अब पानी भी सेम होना चाहिए, है कि नहीं? कि नहीं कि अलकतरा पोत के डूब जाना है ना। तो अलकतरा का घनत्व तो दूसरा हो जाएगा और पानी का दूसरा घनत्व हो जाएगा। तो घनत्व भी अगर बदल गया तो दाब क्या हो जाएगा? और डूबना हो तो सब लोग अलकतरा में डूब जाओ। तो घनत्व जब सेम होगा तो गहराई जब सेम होगी तो सब पर लगने वाला दाब सेम होगा। बात समझ में आई कि नहीं? है अलकतरा जो फ्री में मिलता है, ये बात हमारी क्लियर हुई होगी कि पानी की गहराई पर केवल डिपेंड करता है दाब और उसके घनत्व पर। इस बात से कोई डिपेंडेंस नहीं है कि पानी कितना है। समुद्र में तो बहुत पानी है, नदी में कम पानी है, बाल्टी में उसे भी कम है, लेकिन अगर सबकी गहराई सेम है तो डूबोगे तो सब पर दाब क्या लगेगा? समान लगेगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो अब यहां से ध्यान दो, एक चीज मिटा देना। अब बड़ा बढ़िया लिखे थे, मिटाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना, एक चीज बनाते हैं बड़ा कमाल का, है ना। चलो इधर ध्यान दो। शांत रहिए।
ठीक है, ध्यान देना। पानी, ठीक है, और सबकी गहराई क्या है? समान है, सबकी गहराई समान है, ठीक है। और सब में एक ही द्रव डाला गया है। तो अगर सपोज करो, मान लीजिए कि पानी के द्रव्यमान पर अगर इफेक्ट पड़ता तो इस वाले में सबसे ज्यादा पानी है ना, तो इसका दाब सबसे अधिक होता। मान लीजिए अगर ऐसा होता तो इसका दाब सबसे अधिक होता, तो यह नीचे की ओर दबाता कि नहीं? दाब अधिक होता तो वह नीचे की ओर क्या करता? तो दबाता। और जिसका दाब सबसे कम होता उसमें पानी, कभी ऐसा देखे हो क्या? चलिए और एक चीज समझिए, ठीक है। द्रव के सतह पर, चाहे द्रव के एक ही ऊंचाई पर, प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? समान होता है। ये भी ठीक। हम कह रहे हैं कि यहां पर तुम दाब निकाल लिए, और यहां पर अगर पूछे तो सेम ही तो होगा, क्यों का फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि ऊंचाई क्या है? सेम है। और घनत्व तो फिर वही है, क्योंकि P बराबर निकला है H रो G, है कि नहीं? तो और एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर समझो, अगर मान लो इस बेलन की ऊंचाई को एकदम कम कर दिए, एकदम कम, एकदम बेलन की ऊंचाई को ऐसे कम करते 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 यहां पर लिया के चिपका दो एकदम सतह पर ऐसे, और डिस्क बना दो, बेलन मत बनाओ, तो खाली एक ही पृष्ठ हुआ ना उसका, और ऊंचाई 0 हो गई ना, यानी P का मान मतलब एकदम ऊपरी सतह पर, एकदम ऊपरी सतह पर क्या कुछ दाब लगने वाला है? नहीं, क्योंकि उसके ऊपरी सतह पर द्रव है ही नहीं। जब तक कुछ गहराई नहीं जाओगे तब तक दाब नहीं लगेगा। और ऊपरी सतह पर केवल और केवल कौन सा दाब लगता है? वायुमंडलीय दाब, है ना। अगर कुल हम दाब की बात करेंगे, मान लो कि ये बीकर है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पर हम जाके है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई है, तो यहाँ से H रो G लगेगा दाब, और इस पानी पर कौन दाब लगेगा? वायुमंडलीय। तो कुल दाब अगर बात करें कि यहाँ पर लगने वाला कुल दाब कितना है, तो कुल दाब कितना होगा? H रो G प्लस वायुमंडलीय दाब, है ना, ठीक है। तो वो कुल दाब कहलाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, बोलो। नैन्सी